नमस्कार। बीकॉम तृतीय वर्ष के सभी विद्यार्थियों का सेकंड पेपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के तीसरे लेक्चर में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग। अब तक हमने दो लेक्चर में फाइनेंस क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, टाइप, इसके प्रकार, उसका उद्देश्य, इसके गुण धर्म सभी पढ़ लिए। अब हम इसके कंटिन्यूशन पढ़ेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग। तो सबसे पहले फाइनेंशियल प्लानिंग का जो मीनिंग है वो दो अर्थों में लिया जाएगा, एक संकीर्ण विचारधारा के अर्थ में और एक विस्तृत विचारधारा के अर्थ में। संकीर्ण विचारधारा में हम फाइनेंशियल प्लानिंग का ये अर्थ लगा सकते हैं कि वित्तीय नियोजन का तात्पर्य संस्थान के लिए आवश्यक पूंजी का पूर्वानुमान लगाया जाता है। इस विचार के समर्थकों के अनुसार वित्तीय नियोजन का तात्पर्य संस्था की पूंजी संरचना निश्चित करने से होता है, अर्थात संस्था की पूंजी में कितना अंश पूंजी होगा और कितना भाग ऋण पूंजी होगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग की संकीर्ण विचारधारा ये कहती है कि एक संस्था, एक कंपनी में जो कुल पूंजी होगी उसका क्या कंपोनेंट होंगे, यानी कितना पैसा आपको इक्विटी शेयर से उठाना है और कितना पैसा आपको डिबेंचर से उठाना है। लेकिन ये एक संकीर्ण विचारधारा है। अगर विस्तृत अर्थ में इसका अर्थ लगाया जाए तो वो होता है व्यवसाय के लिए वित्तीय उद्देश्यों का निर्धारण, वित्तीय नीतियों का निर्माण और वित्तीय प्रविधियों का विकास करना है। इसमें तीन बातें सम्मिलित की जाती है: वित्तीय लक्ष्यों का निर्धारण, वित्तीय नीतियों का निर्माण और वित्तीय प्रविधियों का विकास। यानी क्या लक्ष्य है हमारे, वित्तीय लक्ष्य क्या है, दूसरा वित्तीय नीतियाँ क्या है और तीसरा वित्तीय प्रविधियाँ, विधियाँ क्या होगी, कैसे हम ये काम करेंगे। वित्तीय नियोजन की विशेषताएं। तो वित्तीय नियोजन की विशेषता पहली तो सरलता है। वित्तीय नियोजन सरल होना चाहिए, लोचशील होना चाहिए, यानी हम उसको बदल सकें, परिवर्तित कर सकें। दूरदर्शिता, यानी वित्तीय नियोजन अगर हम आज कर रहे हैं तो हमें आने वाले 5 साल और 10 साल तक को समय को ध्यान में रखते हुए उसका नियोजन करना चाहिए। तरलता का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर तरलता नहीं होगी तो संस्था प्रॉपर काम नहीं कर जाएगी। उपयोगिता को देखना है कि जितना हम वित्तीय नियोजन कर रहे हैं उसकी उपयोगिता क्या है, हमें कितने पैसे की ज़रूरत है और कितने की नहीं है। फिर पूर्णता, कंप्लीटनेस, यानी वित्तीय नियोजन हमेशा पूर्ण होता है, कभी अधूरा नहीं होता। यानी एक समय विशेष के लिए कुल कितने पैसे की ज़रूरत है और किस किस मोड में है और कब कब ज़रूरत होगी, ये सब पहले से निर्धारित हो। मितव्ययता यानी वित्तीय नियोजन तभी अच्छा माना गया जब उसकी जो वित्त उठाने की जो लागत है वो कम से कम आए। फिर है संचार यानी कम्युनिकेशन, ये वित्तीय नियोजन का मुख्य घटक है, क्योंकि किसी संस्था में, किसी कंपनी में अगर वित्तीय नियोजन हो रहा है तो वो बाकी विभागों को भी प्रभावित करती है, तो उनमें प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए। सुगमता से लागू किया जाना, यानी वित्तीय नियोजन अगर इम्प्लीमेंटेशन है वो बड़ा ही सुगम होना चाहिए ताकि उसको क्रियान्वित किया जा सके। और नियंत्रण यानी कंट्रोल हो आसानी से। और आखिरी में कम जोखिम यानी लेस रिस्क यानी खतरा कम हो, तब वो वित्तीय नियोजन अच्छा माना जाता है। वित्तीय नियोजन के प्रकार और विषय वस्तु। वित्तीय नियोजन के प्रकार तो 3 प्रकार के हैं: अल्पकालिक वित्तीय नियोजन, मध्यकालिक वित्तीय नियोजन और दीर्घकालिक वित्तीय नियोजन। समय के आधार पर हम इसको 3 भागों में बांटेंगे। तो अल्पकालिक वित्तीय नियोजन वो नियोजन है जिसका काल 1 साल से कम तक होता है, यानी कुछ महीनों या कुछ दिनों से लेकर 1 साल तक अधिकतम, वो कहलाता है अल्पकालिक वित्तीय नियोजन। मध्यकालिक वित्तीय नियोजन 1 साल से लेकर 5 वर्ष तक, 1 वर्ष से 5 वर्ष तक के समय को अल्पकाल कहते हैं। हमें इतने समय में कितने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। और दीर्घकालिक वित्तीय नियोजन का मतलब होता है जब समय 5 साल से लेकर 20 साल या इससे अधिक तक होता है तो वो दीर्घकालिक वित्तीय नियोजन कहलाता है। अब इसकी विषय वस्तु क्या है? विषय वस्तु जो वित्तीय प्लानिंग की, वित्तीय नियोजन की है वो ये, सबसे पहले तो पूर्वानुमानित वित्तीय विवरण। आपको पूर्वानुमान लगाना है कि हमें वित्तीय व्यवस्था कैसी रहेगी, हमें ज़रूरत कितनी है, उसका विवरण। पूंजी निवेश का प्रस्ताव, पूंजी निवेश जो करना है उसका प्रस्ताव। और नियोजित वित्त व्यवस्था, प्रॉपर प्लान्ड वित्त व्यवस्था, कब कब कितना कितना पैसा किस किस तरीके से बाजार से उठाना है, वो इसकी विषय वस्तु है। वित्तीय नियोजन को प्रभावित करने वाले घटक यानी तत्व। सबसे पहले तो वित्तीय नियोजन प्रभावित करता है व्यवसाय का स्वभाव कैसा है, किस तरह का व्यवसाय है। आपका व्यवसाय हैवी मशीनरी का है, आपका व्यवसाय छोटी मशीनरी का है, आपका व्यवसाय सर्विस का है, आपका व्यवसाय ट्रेडिंग का है, आपका व्यवसाय होटल इंडस्ट्री का है, आपका व्यवसाय प्रकृति पर निर्भर है,
किस पर है, यानी आपका व्यवसाय किस तरह का है, इससे आपकी वित्तीय नियोजन को प्रभाव पड़ता है। अगर सपोज एक फर्म है जिसकी डीलिंग जो है वो स्टील बनाता है, जैसे टाटा स्टील है। टाटा स्टील एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसमें मशीनरी बहुत ज़्यादा चाहिए, हैवी मशीनरी चाहिए, जिसमें बहुत ज़्यादा निवेश चाहिए तकनीक में, और वो लॉन्ग टर्म निवेश होता है, तो उसका वित्तीय प्लानिंग अलग तरह की होगी। ऐसे ही एक इंश्योरेंस कंपनी है, तो इंश्योरेंस कंपनी एक्चुअल में क्या दे रही है, आपको सेवा दे रही है, सर्विस इंडस्ट्री का हिस्सा है। उसमें फिर हैवी मशीनरी या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, वहाँ का निवेश अलग तरह का होगा, तो वहाँ वित्तीय व्यवस्था प्लानिंग भी जो है वो अलग तरह की होगी। तो पहला पॉइंट है कि आपके व्यवसाय का स्वभाव कैसा है। दूसरा, व्यवसाय की आय कैसी है। अगर आपके व्यवसाय की आय ज़्यादा है तो आपकी वित्तीय प्लानिंग करना आसान है, क्योंकि आपके पास में तरलता की कमी नहीं आएगी। अगर आपके वित्तीय व्यवसाय की आय कम है या दीर्घकाल में आती है तो आपकी वित्तीय व्यवस्था अलग तरीके से होगी। फिर है व्यवसाय में जोखिम। जिस व्यवसाय में जोखिम ज़्यादा होगा उसकी वित्त व्यवस्था या वित्तीय नियोजन उतना ही मुश्किल होगा, क्योंकि वहाँ फिर वित्त की लागत भी बढ़ जाती है और वित्त का रिटर्न भी ज़्यादा आना चाहिए। फिर वित्तीय योजनाएं आपने किस तरह की बना रखी है और कितने समय के लिए बना रखी है, उसके आधार पर ही आपका वित्तीय नियोजन बदलता है। फिर व्यवसाय की प्रतिष्ठा और आकार। अगर आपका व्यवसाय छोटा है और ज़्यादा प्रतिष्ठित नहीं है, लोग नहीं जानते हैं, तो आपका वित्तीय नियोजन अलग तरह का होगा। अगर एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसका नाम सब जानते हैं, जिसका सब आदर करते हैं, सब अच्छी तरह परिचित हैं, और फर्म भी बहुत बड़ी है, तो उसका वित्तीय नियोजन अलग तरह का होगा, आसान होगा। जैसे टाटा है, अब टाटा अपने आप में बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा ब्रांड है, उसको सब जानते हैं। अगर वो किसी भी तरीके से वित्तीय नियोजन करना चाहेगा तो लोग आराम से उसमें निवेश कर देंगे और उनके लिए वित्त उपलब्ध होना बड़ा आसान हो जाएगा। फिर है प्रबंधकों का दृष्टिकोण। प्रबंधकों का दृष्टिकोण अगर सकारात्मक और वाइड है, मॉडर्न अप्रोच है, तो वित्तीय नियोजन अलग तरह का होगा, आसान होगा, जल्दी होगा। अगर प्रबंधकों का जो दृष्टिकोण है वो संकीर्ण है, अल्पकालिक है, तो फिर वित्तीय नियोजन अलग तरह का होगा, बदलाव आएगा। सरकारी नियंत्रण अगर ज़्यादा है, रेस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा है, नियम कायदे बहुत ज़्यादा हैं, तो वित्तीय नियोजन करना मुश्किल होगा। लेकिन अगर सरकार का नियंत्रण कम है और बाजार के आधार पर, मांग और पूर्ति के आधार पर वित्त व्यवस्था करनी हो, तो फिर वित्तीय नियंत्रण आसान होता है। फिर है वैकल्पिक वित्तीय साधन। अगर आपके पास में वैकल्पिक वित्तीय साधन उपलब्ध है तो वित्त नियोजन आसान है, और अगर आपके पास वैकल्पिक वित्त व्यवस्था नहीं है तो वित्तीय नियोजन करना पड़ेगा और उसमें समय लगेगा। श्रेष्ठ प्रतिभूतियों और पूंजी का ढांचा, यानी वित्तीय नियोजन को सबसे प्रभावित करने वाला मुख्य एक घटक ये भी है कि आपका वित्तीय नियोजन का ढांचा क्या रहेगा, पूंजी का ढांचा क्या रहेगा। आप पैसा अधिकतम इक्विटी से उठाएंगे, या आप पैसा डिबेंचर से उठाएंगे, या आप रिटेन अर्निंग से उठाएंगे, या आप लॉन्ग टर्म लोन लेंगे, किस तरह का आप पैसा उठाना चाहते हैं। और बाह्य पूंजी की आवश्यकता, यानी आपको बाहरी पूंजी की कितनी आवश्यकता है, इस पर भी आपका वित्तीय नियोजन निर्भर करता है। ये कुछ थे प्रभावित करने वाले कारक। अब है वित्तीय नियोजन का महत्व क्या है, क्यों करना चाहिए मैं वित्तीय नियोजन। तो सबसे पहले व्यवसाय का सफल प्रवर्तन। वो ही व्यवसाय सफलता से लंबे समय तक चल पाएगा जिसका वित्तीय नियोजन अच्छे से किया होगा। व्यवसाय का कुशल संचालन, यानी व्यवसाय को कुशल संचालित करने के लिए भी वित्तीय नियोजन जरूरी है। व्यवसाय का विकास और विस्तार, इसके लिए भी नियोजन जरूरी है। संचालन क्रियाओं में मितव्ययता और समन्वय, व्यवसाय में पर्याप्त तरलता, विनियोजित पूंजी पर उचित प्रत्याय और मूल्य स्तर में परिवर्तन, ये अपने आप में ही वो बिंदु हैं जो वित्तीय नियोजन का महत्व बताते हैं। फिर है वित्तीय नियोजन की सीमाएं। वित्तीय नियोजन की अपने आप में भी कुछ सीमाएं हैं जिनको हमें ध्यान रखना चाहिए। पहला है पूर्वानुमानों पर आधारित। वित्तीय नियोजन हमेशा पूर्वानुमान पर आधारित होता है कि आज से 5 साल बाद हमें इतना पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, ये एक पूर्वानुमान है, उसके आधार पर हम प्लानिंग करते हैं। पूर्वानुमान सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। फिर समन्वय पर आधारित। वित्तीय नियोजन हमेशा समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन पर आधारित होता है। अगर आपका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छे से हो रहा है आपस में, सभी संस्थाओं में, सभी स्टेक होल्डर में, सरकार के साथ, बाजार के साथ, तो आपका वित्तीय नियोजन अच्छा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। समय के अनुसार परिवर्तन का अभाव,
वित्तीय नियोजन में समय के आधार पर परिवर्तन नहीं हो पाता। अगर आपने एक बार वित्तीय नियोजन कर लिया अगले 5 साल के लिए, तो आपका वित्त का जो तरीका है वो वही रहेगा। जबकि अगर 6 महीने में परिस्थितियाँ बदल गई तो वो इतना आसान नहीं है जल्दी से वित्तीय नियोजन को बदलना। प्रभावहीन और तीव्र परिवर्तन, वित्तीय नियोजन जो है वो प्रभावहीन है, उसका प्रभाव तुरंत नहीं आता। और तीव्र परिवर्तन का मतलब है कि नियोजन में तीव्र परिवर्तन नहीं किया जाता, ये इसकी सीमा में आता है। आप तुरंत परिवर्तन नहीं कर सकते। एक बार आपने डिसाइड कर लिया, निर्धारित कर लिया कि हमें इतना पूंजी संरचना रखनी है, इतना इक्विटी से उठाना, इतना डिबेंचर, तो बाद में आप उसको तुरंत बदल नहीं सकते। तो इसी के साथ आज हमने इस लेक्चर में पढ़ा वित्तीय नियोजन क्या होता है, इसकी विषय वस्तु, इसकी विशेषताएँ, इसके प्रकार और इसको प्रभावित करने वाले कारक, और लास्ट में वित्तीय नियोजन का महत्व। हम अगले चैप्टर में फिर इसके कंटिन्यूएशन पढ़ेंगे। तब तक आप इसको पढ़ें ढंग से। मैंने इससे संबंधित PDF नोट्स भी आपको ग्रुप में शेयर किए हैं, जिनको पढ़ें और जो असाइनमेंट साथ में दिया गया है उन्हीं प्रश्नों को सोल्व करके मुझे भेजें। तब तक के लिए नमस्कार।